नवंबर 1956 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने पृथ्वी की सतह के 1/4 हिस्से पर शासन किया था, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी मुद्रा ने 1 सदी से अधिक समय तक वैश्विक व्यापार पर प्रभुत्व जमाया था, उसे मात्र 11 दिनों में घुटनों पर ला दिया गया भी। तो सैन्य हार से, न ही क्रांति से, बल्कि एक फोन कॉल से थे। उस फोन कॉल पर अमेरिकी सरकार ने ब्रिटेन को एक अल्टीमेटम दिया। अपनी मिस्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करो, हाँ, या आपकी मुद्रा को गिरा देंगे थे। हम अपने पास मौजूद हर ब्रिटिश पाउंड बेच देंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आपके आपातकालीन ऋण को वीटो कर देंगे थे। हम आपकी अर्थव्यवस्था को जलते हुए देखेंगे थे। ब्रिटेन के पास कोई विकल्प नहीं था। कुछ ही घंटों में दुनिया ने जो सबसे महान साम्राज्य देखा था, उसने एक दुश्मन सेना के सामने नहीं, बल्कि अपने ही कर्ज, अपनी ही कमजोरी और उस सच्चाई के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि वह अब वह शक्ति नहीं रहा जिसे वह मानता था। वह क्षण, जिसे स्वेज संकट के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश वैश्विक प्रभुत्व के ताबूत में अंतिम कील था। लेकिन यहाँ जो बात वे आपको स्कूल में नहीं सिखाते, जो इतिहास की किताबें सहूलियत से छोड़ देती हैं। ब्रिटेन उस एक संकट के कारण नहीं गिरा था। ब्रिटेन इसलिए गिरा क्योंकि उस क्षण से पहले दशकों तक वह वही गलतियां कर रहा था जो अमेरिका अभी कर रहा है था, और 2026 तक वे गलतियां अंततः हमें पकड़ सकती हैं। मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में क्या हुआ था, क्योंकि जब आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आप अमेरिका को कभी उसी तरह नहीं देखेंगे थे। यह समझने के लिए कि ब्रिटेन कैसे गिरा, आपको पहले यह समझना होगा कि ब्रिटेन कैसे उठा। 19वीं सदी में ब्रिटेन वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्विवाद स्वामी था। ब्रिटिश पाउंड सिर्फ एक मुद्रा नहीं था, यह मुद्रा थी। जब देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे तो वे पाउंड का उपयोग करते थे। जब केंद्रीय बैंक अपनी आरक्षित निधि रखते थे तो वे पाउंड रखते थे। जब अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध लिखे जाते थे तो वे पाउंड में लिखे जाते थे। इससे ब्रिटेन को लगभग अलौकिक शक्ति मिली। वे अपनी सेना को वित्त पोषित करने के लिए पैसा छाप सकते थे। वे अविश्वसनीय रूप से कम ब्याज दरों पर उधार ले सकते थे क्योंकि हर कोई पाउंड पर विश्वास करता था। वे साल दर साल व्यापार घाटा चला सकते थे क्योंकि दुनिया को उनकी मुद्रा की जरूरत थी। इससे अधिक कि ब्रिटेन को अपनी पुस्तकों का संतुलन बनाना चाहिए। यह परिचित लगता है, ऐसा ही होना चाहिए भी। लेकिन सतह के नीचे एक समस्या पैदा हो रही थी। 1800 के दशक के अंत तक अटलांटिक के उस पार एक नई आर्थिक शक्ति उभर रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। अमेरिकी फैक्ट्रियां ब्रिटिश फैक्ट्रियों से अधिक उत्पादन कर रही थी। अमेरिकी नवाचार ब्रिटिश नवाचार से आगे बढ़ रहा था। अमेरिकी संपत्ति ब्रिटिश संपत्ति से तेजी से बढ़ रही थी। फिर भी पाउंड का प्रभुत्व बना रहा भी। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा जिसे अर्थशास्त्री जड़ता कहते हैं। दुनिया पाउंड का उपयोग करने की आदी हो गई थी। वित्तीय बुनियादी ढांचा पाउंड के इर्द गिर्द बनाया गया था। पर एक नई प्रणाली में बदलना असुविधाजनक होगा भी। तो भले ही ब्रिटेन की आर्थिक नींव कमजोर हो गई, उसकी मुद्रा कुछ समय के लिए मजबूत बनी रही। फिर आया प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध को वित्त पोषित करने के लिए ब्रिटेन ने भारी मात्रा में उधार लिया भी। 1918 में जब बंदूकें शांत हो गईं, तब तक ब्रिटेन दुनिया के सबसे बड़े ऋणदाता राष्ट्र से दुनिया के सबसे बड़े ऋणग्रस्त राष्ट्रों में से एक में बदल गया था। उन पर सबका कर्ज था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका का। लेकिन इस नई वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय, अपने खर्च और अपनी महत्वाकांक्षाओं को अपने कमजोर स्थान के अनुसार समायोजित करने के बजाय, ब्रिटेन ने एक घातक विकल्प चुना। उन्होंने यह दिखावा करने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं बदला है। 1925 में ब्रिटेन ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी आर्थिक भूलों में से एक किया जिसे कई इतिहासकार मानते हैं। वे पूर्व युद्ध विनिमय दर सोने के मानक पर लौट आए थे। वे चाहते थे कि पाउंड की कीमत युद्ध से पहले की तरह ही हो, भले ही ब्रिटेन खुद अब उस कीमत का नहीं रहा जो युद्ध से पहले था। यह शुद्ध अहंकार था, शुद्ध स्वीकार था, और यह विनाशकारी था। पाउंड के इस कृत्रिम रूप से उच्च मूल्य को बनाए रखने के लिए ब्रिटेन को ब्याज दरें दर्दनाक रूप से उच्च रखनी पड़ी थी। इसने आर्थिक विकास का गला घोंट दिया। बेरोजगारी बढ़ गई। ब्रिटिश निर्यात विदेशी खरीदारों के लिए बहुत महंगा हो गया थे। इस बीच ब्रिटिश नेता ऐसे खर्च करते रहे मानो वे अभी भी दुनिया पर शासन कर रहे हों। उन्होंने दुनिया भर में सैन्य अड्डे बनाए रखे भी। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य को वित्त पोषित किया जिसे वे अब वहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने उधार लिया और उधार लिया और उधार लिया भी। या इनमें से कोई भी बात अब तक परिचित लगती है? 1930 के दशक में दरारें वास्तव में दिखने लगी। महामंदी के दौरान सट्टेबाजों ने पाउंड पर हमला करना शुरू कर दिया। वे देख सकते थे कि गणित सही नहीं बैठ रहा था। ब्रिटेन जितना कमा रहा था उससे अधिक खर्च कर रहा था, जितना चुका सकता था उससे अधिक उधार ले रहा था, और यह दिखावा कर रहा था कि केवल प्रतिष्ठा ही पूरे सिस्टम को चलाए रखेगी। 1931 में ब्रिटेन को पूरी तरह से सोने के मानक से हटना पड़ा। पाउंड ने लगभग रातों रात अपनी 30% मूल्य खो दी। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, इस अपमान के बाद भी पाउंड एक प्रमुख आरक्षित मुद्रा बना रहा। खुद ब्रिटिश साम्राज्य के कारण थे ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों को अपनी आरक्षित निधि पाउंड में रखने के लिए मजबूर किया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दर्जनों अन्य क्षेत्रों के पास ब्रिटिश मुद्रा का उपयोग जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रिटेन मूल रूप से अपने असफल वित्तीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए अपने ही उपनिवेशों को बंधक बना रहा था। अमेरिका वैसे अभी कुछ इसी तरह का कर रहा है। पेट्रो डॉलर प्रणाली, जहां तेल की कीमत केवल डॉलर में होती है, ने दुनिया को अमेरिकी मुद्रा रखने के लिए मजबूर कर दिया है, चाहे वे चाहें या नहीं भी। अंतर यह है कि उपनिवेश अंततः स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं और तेल उत्पादक राष्ट्र अंततः अमेरिकी विदेशी नीति से थक जाते हैं। फिर आया द्वितीय विश्व युद्ध। पर इस बार ब्रिटेन ने और भी ज्यादा उधार लिया और उस दौर के हिसाब से खगोलीय रकम 14 अरब पाउंड से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ा लिया था। 1945 तक ब्रिटेन पर उसकी पूरी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पन्न होने वाले धन से अधिक का ऋण था। साम्राज्य मूल रूप से दिवालिया था।
केवल अमेरिकी ऋण और अमेरिकी धैर्य के कारण जीवित था। और फिर भी ब्रिटिश नेता वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने अपनी सैन्य ताकत को विश्व भर में तैनात रखा। वे एक महाशक्ति होने का ढोंग करते रहे। वे उस प्रतिष्ठा पर पैसे खर्च करते रहे जो वे अब वहन नहीं कर सकते थे। यह हमें 1956 की ओर ले जाता है, जब अंततः सब कुछ ध्वस्त हो गया। जब मिस्र के राष्ट्रपति ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो ब्रिटेन ने इसे अपनी सत्ता के लिए एक चुनौती, मध्य पूर्व के तेल तक उनकी पहुंच के लिए एक खतरा और उनके साम्राज्यिक गर्व के लिए एक अपमान के रूप में देखा था। फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर ब्रिटेन ने नहर को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सैन्य आक्रमण शुरू किया। सैन्य अभियान वास्तव में सफल हो रहा था। ब्रिटिश सेनाएं आगे बढ़ रही थी। मिस्र की प्रतिरोध शक्ति टूट रही थी, लेकिन ब्रिटेन कुछ महत्वपूर्ण भूल गया था। वे अब दुनिया के बैंकर नहीं थे। अमेरिका था भी, और अमेरिका गुस्से में था भी। राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस आक्रमण को पुराने जमाने का उपनिवेशवाद माना, ठीक उसी तरह का व्यवहार जो नव स्वतंत्र देशों को सोवियत संघ की ओर धकेल रहा था। उन्होंने ब्रिटेन को ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वह कभी नहीं भूल सके थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने खुले बाजार में अपने ब्रिटिश पाउंड के भंडार को बेचने की धमकी दी थी। इससे पाउंड का पतन हो जाता, जिससे ब्रिटेन अपने लोगों के जीवन के लिए आवश्यक खाद्य और तेल का आयात करने में असमर्थ हो जाता था। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ब्रिटेन के आपातकालीन ऋण को भी रोक दिया। ब्रिटेन के विदेशी मुद्रा भंडार से प्रति सप्ताह $100 मिलियन से अधिक की कमी हो रही थी। वे पूरी वित्तीय तबाही से कुछ ही दिन दूर थे भी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंथनी ईडन के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने युद्ध विराम का आदेश दिया और मिस्र से पूर्ण वापसी का आदेश दिया। बदले में अमेरिका ने ब्रिटेन को IMF ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी। साम्राज्य को उसके अपने ही ऋणदाता द्वारा नियंत्रण में लाया गया था भी। स्वेज संकट सिर्फ 11 दिन चला, लेकिन उन 11 दिनों ने दशकों से जो सत्य था उसे उजागर कर दिया। ब्रिटेन अब एक महाशक्ति नहीं था। ब्रिटेन एक ऋणी राष्ट्र था जो उधार के समय और पैसे पर जी रहा था। जैसे ही उसके ऋणदाताओं ने ऋण की मांग की, पूरा भ्रम टूट गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों यह कहानी हर अमेरिकी को डरा देनी चाहिए थे। आज संयुक्त राज्य अमेरिका उसी पुस्तक का अनुसरण कर रहा है जिसने ब्रिटेन को बर्बाद किया। ना तो मिलती जुलती, ना ही तुलना योग्य, बस बिल्कुल वही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का ऋण से GDP अनुपात 200% से अधिक था। अमेरिका का ऋण से GDP अनुपात फिलहाल 120% के करीब पहुंच रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। हमने केवल इस वर्ष ही अपने राष्ट्रीय ऋण में $2 ट्रिलियन से अधिक जोड़ लिया है। हम हर दिन $7 बिलियन उधार ले रहे हैं केवल सरकार को चलाने के लिए। ब्रिटेन ने अपनी आरक्षित मुद्रा स्थिति आंशिक रूप से खो दी क्योंकि वह वैश्विक सैन्य उपस्थिति पर खर्च कर रहा था जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। अमेरिका वर्तमान में अपनी सेना पर 9 अन्य देशों के कुल खर्च से भी अधिक खर्च करता है। हमारे पास 80 से अधिक देशों में 750 से अधिक सैन्य अड्डे हैं। हम एक क्रेडिट कार्ड के साथ दुनिया की निगरानी कर रहे हैं। ब्रिटेन ने उपनिवेशों को पाउंड का उपयोग करने के लिए मजबूर करके शक्ति का भ्रम बनाए रखा। अमेरिका डॉलर में तेल बेचने के लिए मजबूर करके शक्ति का भ्रम बनाए रखता है, लेकिन वह प्रणाली टूट रही है। चीन और रूस अब अपने अधिकांश व्यापार को अपनी मुद्राओं में करते हैं। ब्रिक्स देश वैकल्पिक भुगतान प्रणाली का सक्रिय रूप से निर्माण कर रहे हैं। यहाँ तक कि पारंपरिक अमेरिकी सहयोगी भी अब अपनी शर्तों को सुरक्षित कर रहे हैं। ब्रिटेन ने अपनी घटती स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एक प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य करता रहा, भले ही आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे थे। अमेरिका अभी भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे यह 1995 है, जैसे हम दुनिया की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे डॉलर का कोई विकल्प नहीं है, जैसे हमारी सेना हर समस्या का समाधान कर सकती है। उस अहंकार ने ब्रिटेन को सब कुछ गंवा दिया। यह अमेरिका को भी वही कीमत चुकाने वाली है। लेकिन यहाँ वह बात है जो सच में मुझे रातों को जगाए रखती है। ब्रिटेन का पतन धीरे धीरे हुआ, फिर अचानक भी दशकों से चेतावनी के संकेत मौजूद थे। ऋण का संचय, औद्योगिक गिरावट, अधिक विस्तारित सेना था। लेकिन क्योंकि पाउंड मजबूत था, क्योंकि साम्राज्य अभी भी नक्शे पर प्रभावी दिखता था, ब्रिटिश नेताओं ने खुद को यकीन दिलाया कि अच्छे समय हमेशा रहेंगे। फिर एक संकट आया, सिर्फ एक संकट, और 11 दिनों में एक सदी की प्रभुत्व समाप्त हो गई था। अमेरिका का स्वेज क्षण आ रहा है। यह एक असफल सैन्य हस्तक्षेप हो सकता है जो दुनिया को हमारे खिलाफ कर देता। यह एक ऋण सीमा संकट हो सकता है जहां कांग्रेस कई बार जोखिम भरा खेलती है और दुनिया निर्णय करती है कि अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड अब सुरक्षित नहीं है। यह एक भू राजनीतिक अपमान हो सकता है। हम वित्तीय प्रतिबंधों को करने की कोशिश करते हैं और लक्ष्य केवल पालन करने से इनकार कर देता है क्योंकि उन्हें अब हमारी बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम अनुमान भी नहीं कर सकते। कोई झटका जो वर्षों से जो सत्य है उसे प्रकट कर देता है। अमेरिका अपनी साधनों से अधिक जी रहा है, केवल दुनिया की हमारी मुद्रा को स्वीकार करने की इच्छा से जीवित है। 2026 के आंकड़े विशेष रूप से चिंताजनक हैं। कांग्रेसनल बजट ऑफिस का अनुमान है कि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज भुगतान सालाना $1 ट्रिलियन से अधिक होगा। हम ब्याज पर रक्षा से अधिक खर्च करेंगे, ब्याज पर मेडिकेयर से अधिक खर्च करेंगे। हम एक ऐसे घर की तरह होंगे जो क्रेडिट कार्ड ऋण में इतना डूबा होता है कि न्यूनतम भुगतान ही अधिकांश वेतन का उपभोग कर लेते हैं। जब ब्रिटेन इस बिंदु पर पहुंचा तो अंत तेजी से आया भी। कोई धीरे धीरे गिरावट नहीं हुई, कोई सरल संक्रमण नहीं था भी। एक दिन ब्रिटेन मांग कर रहा था भी, अगले दिन ब्रिटेन आदेश ले रहा था। एक दिन पाउंड वैश्विक शक्ति का प्रतीक था, अगले दिन यह एक चेतावनी की कहानी बन गई। ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने अंतिम दशकों में कई गलतियां की, लेकिन उसकी अंतिम गलती जिसने उसकी नीति को सील कर दिया वह थी अपने सामने जो सही था उसे देखने से इनकार करना भी। ब्रिटिश नेता खुद को बताते रहे कि प्रतिष्ठा वास्तविकता का स्थान लेगी,
कि इतिहास उन्हें भविष्य का हकदार बनाता है, कि दुनिया उन्हें कुछ देती है क्योंकि वे कौन हुआ करते थे। अमेरिका खुद को अभी वही कहानी बता रहा है, फिर हम मानते हैं कि क्योंकि हमने शीत युद्ध जीता, क्योंकि हमने इंटरनेट बनाया, क्योंकि हमने चांद पर लोगों को भेजा, दुनिया हमेशा हमारी मुद्रा और हमारे नेतृत्व को स्वीकार करती रहेगी थी। हम मानते हैं कि अमेरिकी होने का मतलब है कि अर्थशास्त्र के नियम हम पर लागू नहीं होते थे। हर गिरे हुए साम्राज्य ने यही बात मानी थी। ब्रिटिश पाउंड दुश्मनों के कारण नहीं गिरा थे, यह विकल्पों के कारण गिरा। ऐसे विकल्प जिनमें उन्होंने कमाई से अधिक खर्च किया, निर्माण की बजाय उधार लिया, सॉल्वेंसी की बजाय गर्व बनाए रखा, भविष्य की तैयारी की बजाय अतीत में जीते रहे थे। अमेरिका अभी वही विकल्प बना रहा है। हर दिन और घड़ी की सुई चल रही है। मैं आपको यह बताकर निराश नहीं करना चाहता थे। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतिहास सबसे अच्छा शिक्षक है जो हमारे पास है, पर केवल तभी जब सीखने के लिए तैयार हों। ब्रिटेन ने हर चेतावनी संकेत को नजरअंदाज किया जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। हमारे पास अभी भी कुछ अलग करने का मौका है, लेकिन वह अवसर खिड़की बंद हो रही है। मुझे आपके साथ एक और समानता साझा करनी है, और शायद यह सबसे ठंडी करने वाली है। सुएज से पहले, अपमान से पहले, एक ऐसा समय था जब ब्रिटेन अपनी दिशा बदल सकता था। 1950 के दशक की शुरुआत में कुछ अर्थशास्त्री और ट्रेजरी अधिकारी देख रहे थे कि क्या आने वाला है। उन्होंने आंतरिक ज्ञापन लिखे कि ब्रिटेन की वित्तीय स्थिति अस्थिर है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं से सैन्य खर्च कम करने, दिखावा बंद करने और साम्राज्य पश्चात के विश्व की नई वास्तविकता को स्वीकार करने की प्रार्थना की थी। उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। राजनीतिक बुरी खबर सुनना नहीं चाहते थे। जनता गिरावट को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। अखबारों ने निराशावादियों को गद्दार और हार मानने वाले कहा थे। हर कोई यह विश्वास करना चाहता था कि ब्रिटेन अभी भी महान है, अभी भी शक्तिशाली है, अभी भी विशेष है। इसलिए खर्च जारी रहा, उधार जारी रहा, इनकार जारी रहा, जब तक कि नवंबर 1956 में वास्तविकता को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सका। पर अमेरिका अभी ठीक उसी पल पर है। चेतावनियां हर जगह हैं, पर कांग्रेस बजट कार्यालय वर्षों से अस्थिर ऋण के बारे में चिल्ला रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वर्तमान दिशा एक गणितीय असंभवता है। पूर्व ट्रेजरी सचिव, फेडरल रिजर्व अध्यक्ष और यहां तक कि वॉल स्ट्रीट के अधिकारी भी सार्वजनिक रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि कुछ बदलना चाहिए था, और ठीक ब्रिटेन की तरह उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। राजनीतिक टैक्स में कटौती और नए खर्च कार्यक्रमों का वादा करते रहते हैं। जनता बिना उनके लिए भुगतान किए सेवाओं की उम्मीद करती रहती है। जो भी गणित का इशारा करता है उसे निराशावादी या डराने वाला कहा जाता है। हमारे यहाँ भी स्वर्ण मानक को लेकर वही जुनून है जैसा ब्रिटेन में था। ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था सिर्फ इसलिए बर्बाद कर ली क्योंकि वह एक ऐसा विनिमय दर बनाए रखना चाहता था जो अमेरिका एक ऐसी जीवन शैली बनाए रखने की कोशिश में अपनी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रहा है जो हकीकत से मेल नहीं खाती थी। हम जितना उत्पादन करते हैं उससे अधिक उपभोग करते हैं। हम जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च करते हैं। हम वर्तमान के लिए भविष्य से उधार लेते हैं, और हम खुद को बताते हैं यह हमेशा चलता रहेगा क्योंकि हम अमेरिका हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि जब एक रिजर्व मुद्रा गिरती है तो क्या होता है। यह एक अमूर्त आर्थिक अवधारणा नहीं है, यह साधारण लोगों के लिए विनाश है। जब पाउंड गिरा तो ब्रिटिश नागरिकों ने देखा कि उनकी बचत का मूल्य घट गया, पर आयात की लागत आसमान छू गई। मुद्रास्फीति ने वेतन को खा लिया, नौकरियां गायब हो गई क्योंकि जो उद्योग सस्ते विदेशी संसाधनों पर निर्भर थे वे अब प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। वह जीवन स्तर जो ब्रिटिश लोगों ने समझा था एक पीढ़ी के भीतर ही गायब हो गया। अगर डॉलर अपनी रिजर्व मुद्रा स्थिति खो देता है तो हर अमेरिकी इसे महसूस करेगा। जो कुछ भी हम आयात करते हैं, जो लगभग सब कुछ है जिसे हम उपभोग करते हैं, उसकी लागत बहुत अधिक होगी। मॉर्गेज, कार लोन और क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी भी। सरकार को या तो सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी या कर बढ़ाने होंगे, या दोनों थे। सुविधाजनक अमेरिकी मध्यम वर्गीय जीवन शैली एक स्मृति बन जाएगी थी। यह डराने वाला नहीं है, यह इतिहास है। यह वही है जो ब्रिटेन के साथ हुआ। यह वही है जो तब होता है जब एक ऋणी देश अपने लेनदारों का विश्वास खो देता है। समय सीमा ही मुझे सबसे अधिक चिंतित करती है। ब्रिटेन की स्पष्ट शक्ति से स्पष्ट कमजोरी में संक्रमण में लगभग 30 साल लगे, 1920 से 1950 तक था। लेकिन अंतिम पतन जब यह आया तो इसमें 2 सप्ताह से भी कम समय लगा। अमेरिका का संक्रमण कम से कम 1970 के दशक से चल रहा है, जब हमने स्वर्ण मानक को छोड़ दिया था। हम 1975 से हर साल व्यापार घाटे में चल रहे हैं। हम 2008 की वित्तीय संकट के बाद से बढ़ती दर से ऋण जमा कर रहे हैं। बुनियाद 50 वर्षों से कमजोर हो रही है, जिसका मतलब है कि जब पतन आएगा तो यह ब्रिटेन की तुलना में और भी अचानक होगा। मुझे नहीं पता कि वह पतन 2026 में विशेष रूप से आएगा या नहीं। कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आत्मविश्वास कब टूटेगा, लेकिन मुझे पता है कि बिना बुनियादी बदलाव के हर साल गुजरने से अंततः स्थिति और खराब होती जाती है। हर ट्रिलियन डॉलर जो हम ऋण में जोड़ते हैं, हर फैक्ट्री जो हम विदेश में लगाते हैं, हर महीने जो हम अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं, हमें अपने स्वयं के सुएज पल के करीब लाता है। सवाल यह नहीं है कि क्या अमेरिका अपने सुएज पल का सामना करेगा। सवाल यह है कि क्या हम इसके आने पर तैयार होंगे। क्या हमने तूफान का सामना करने के लिए सहनशीलता, बचत और वास्तविक उत्पादन क्षमता का निर्माण किया होगा, या क्या हम नवंबर 1956 में ब्रिटेन की तरह होंगे जब दशकों का इनकार कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा था। आप क्या कर सकते हैं? पहले यह समझ लें कि सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। ब्रिटिश नागरिकों ने अपनी सरकार पर विश्वास किया और सब कुछ खो दिया भी। जो लोग खुद को सुरक्षित रखते थे, जिन्होंने अपनी संपत्तियों का विविधीकरण किया, जिन्होंने वास्तविक कौशल और बचत बनाई, वे ही जीवित रहे थे। यहाँ भी वही सच होगा।
दूसरे चेतावनी संकेतों पर ध्यान दें। जब आप देखेंगे कि विदेशी केंद्रीय बैंक अपनी डॉलर होल्डिंग्स को कम कर रहे हैं, जब आप देखेंगे कि प्रमुख देश अन्य मुद्राओं में व्यापार करने के लिए समझौते कर रहे हैं, जब आप देखेंगे कि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज भुगतान सैन्य खर्च से अधिक हो रहा है, तब जान लें कि घड़ी तेजी से चल रही है। तीसरी बात, सामान्यता के पक्षपात को आपको अंधा नहीं करने दें। वित्त में सबसे खतरनाक वाक्यांश है, इस बार यह अलग है। हर साम्राज्य जिसने पतन किया उसने माना कि यह अलग था भी। हर आरक्षित मुद्रा जो गिर गई उसे उन लोगों ने थामा था जो बिना इसके दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते थे। इतिहास हमारे विश्वासों की परवाह नहीं करता, यह केवल गणित की परवाह करता है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं, लेकिन यह तुकबंदी करता है। और अभी तब का ब्रिटेन और अब का अमेरिका लगभग पूरी तरह से तुकबंदी कर रहे हैं। वही कर्ज के पैटर्न, वही सैन्य अतिरेक, वही अहंकार, वही अंधापन था, वही इनकार यह देखने से कि जो हमारे सामने है। ब्रिटिश साम्राज्य की अंतिम गलती थी यह विश्वास करना कि यह विफल होने के लिए बहुत बड़ा था। अमेरिका अभी वही गलती कर रहा है। हम इतिहास की गूंज में जी रहे हैं, उन पदचिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं जो एक चट्टान से नीचे जाते हैं, और अधिकांश लोग इतना आरामदायक महसूस करते हैं कि ध्यान नहीं देते थे। केवल एक प्रश्न बचा है कि क्या हम समय पर जागेंगे, या क्या 2026 हमारा 1956 होगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। सब्सक्राइब करें भी।